लो जी, आज से हमारी पहली रिवीजन क्लास है और वो भी किसकी है? इंडियन इकोनॉमी की है। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत ही छोटी चलेगी, छोटी इन द सेंस मैं बहुत ही छोटे टाइम में आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगा। यहाँ पे रिवीजन के लिए एक सेपरेट नोट्स बनाए, ये बाद में आप कॉपी कर लेना जी। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। बाकी आपको मैंने फुल फ्लैश क्लास में तो प्रॉपर समझाया था, 2-3 क्लास लगा के पूरा चैप्टर समझाया था। ठीक है, अभी रिवीजन बहुत ही वन शॉट चलेगी। वन शॉट का मतलब बहुत ही शॉर्ट में चलेगी आपकी। ठीक है, चलो जी रिवीजन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर था वो ये बताता था कि आज़ादी के टाइम पे, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे हमारे देश की हालत कैसी थी। अब देश की हालत में हमारी इकोनॉमी में अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्टर की बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सिचुएशन थी वो किस तरह की थी? स्टैग्नेशन कोई बता सकता है क्या क्या होता है स्टैग्नेशन? हाँ जी, यानी कि यहाँ पे स्लो ग्रोथ दिख रही थी, रुकी हुई थी। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखेंगे पॉइंट आ रहा है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है सर 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेजेस एंड डिराइव देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। यानी कि 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे थी। ठीक है सर, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। दिस लैंड सेटलमेंट सिस्टम फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग रेंट, यानी कि लगान। एक तरह से यहाँ पे ये सिस्टम में रेंट यानी कि एक तरह का लगान काइंड ऑफ कह सकते हो आप, लिया जाता था। किससे? कल्टीवेटर से, यानी कि जो यहाँ पे फसल उगा रहा है, विदाउट इंप्रूविंग द लैंड, और लैंड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी जाती थी। ठीक है, और फार्मर्स कंडीशन, यानी कि फार्मर्स की कंडीशन भी कोई इंप्रूव नहीं करी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं कमर्शियलाइजेशन। सर यहां पे ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट चीज लेकर आए क्या? कमर्शियलाइजेशन, यानी कि उन्होंने हमें सिखाया कि क्रॉप्स अपने लिए नहीं, मार्केट के लिए भी आपको उगानी है। ठीक है, यहां लिखा है फार्मर्स वर एनकरेज और फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रॉफिट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट फेमिनाइज, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे उन्होंने फूड क्रॉप्स यानी कि जो खाने वाली क्रॉप्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी प्रॉफिटेबल क्रॉप से फोकस करा। और साथ में हमें क्या देखने को मिला? फेमाइन। फेमाइन पता है आपको? सूखा। ठीक है जी, तो इसकी वजह से सूखा भी पड़ा, क्योंकि इसमें आपको एक पॉइंट निकल के आता है इंडिगो। जो इंडिगो की खेती होती थी, नील की खेती, नील की खेती से क्या होता था पता है आपको? हमारी जमीन बंजर हो जाती थी, फिर होता क्या था जी? सूखा पड़ेगा ना, फिर वो जमीन किसी काम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं सर, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सर यहाँ पे सिंचाई की फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। नेग्लिजेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सर नेग्लिजिबल, यानी कि हम फर्टिलाइजर का ना के बराबर यूज करते थे। आगे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमारी क्या हो चुकी थी? आउटडेटेड हो चुकी थी, रिजल्ट इन लो आउटपुट। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन। सब पार्टीशन का इंपैक्ट क्या हो? सिग्निफिकेंट इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू द पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जो हमारी ठीक ठाक जमीन भी थी वो कहां पे चली गई? पाकिस्तान में चली गई। द जूट इंडस्ट्री सफर्ड, जूट इंडस्ट्री थी वो काफी सफर्ड हुई ड्यू टू लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल भी हमसे छीन लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जी। यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान दिख रहा है आपको, ये आज का बांग्लादेश है। ठीक है, आगे आ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भी पढ़ते हैं इसके अंदर। काइंड ऑफ। ठीक है, इधर देखो जी। अब यहाँ पे हमारा आता है पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सर यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा? हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो वर्ल्ड फेमस थी उसको खत्म करा। ठीक है सर, कैसे खत्म करा? ये टैरिफ लगा के। ठीक है, टैरिफ, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए। ठीक है, और ड्यूटी फ्री ब्रिटिश इंपोर्ट्स, जो ब्रिटिश के इंपोर्ट से वो क्या हो गए थे? ड्यूटी फ्री हो गए थे, वर्सेस हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। बात समझ आएगी आपको? तो हम यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब अपने यहां से दूसरे देश में सामान जाना, बेचना, तो जो हमारा हम सामान बेचेंगे दूसरे देशों को, उस पर क्या लग गया था? हैवी ड्यूटी लग चुकी थी। बात समझेगी आप लोगों को? अच्छा आगे बढ़ते हैं। सब प्राइमरी मोटिव क्या था? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल, यानी कि सर इंडिया से क्या जाता था? रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में, हाँ है ना, बहुत सस्ते में जाता था फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए हमारा रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में जाता था। ठीक है, और वहां से बन के क्या आता था? सबको पता है मेरे हिसाब से, ये बहुत सिंपल सी चीज है। सर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स,
हमारे पास मशीन्स की कमी थी, ठीक है। आगे आता है सर पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड फॉर टू स्पेसिफिक एरिया लाइक रेलवे स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या, सिंपल है सर, जो पब्लिक सेक्टर था ना वो कन्फाइंड था, यानी कि बहुत ही सीमित था। सीमित कहां तक था, रेलवे, पोर्ट, स्पोर्ट्स पता है आपको, बंदरगाह और कम्युनिकेशंस। पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल हमारी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे ज्यादा नहीं था, ठीक है। आगे आ रहे हैं सर यहाँ पे इमर्जिंग मॉडर्न इंडस्ट्री। इमर्जिंग का मतलब क्या है सर, उभरना। मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे धीरे उभर रही थी। सम प्रोग्रेस वॉज मेड इन द लेट 19th और 20th सेंचुरी इंक्लूडिंग द कॉटन एंड जूट माइल्स एस्टैब्लिश हुआ थी, टिस्को में हुआ था। यानी कि वो कहना चाहता है सीधी सीधी बात, बस एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में बस एक थोड़ा सा पॉइंट अच्छा निकल के आता है कि हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, उभर के आ रही थी। क्यों, कॉटन और जूट इंडस्ट्री में आपको एक छोटा सा प्रोग्रेस देखने को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ रहे सर फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड देखेंगे, ये अलग सेक्टर है हमारा। अब यहां पे था ट्रेड स्ट्रक्चर, इंडिया बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। सर हमारे यहां से क्या जाता था, यानी कि कच्चा माल जाता था, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल और इंडिगो। इंडिगो आ गया जी यहां पे, ठीक है। एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, यानी कि बना हुआ माल आता था हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है। सर मोनोपोली कंट्रोल किसका था, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है जी। यानी कि आधे से ज्यादा हमारा जो ट्रेड था वो किसके साथ था, बस ब्रिटेन में था, ठीक है। आगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर थोड़ा सा, सुएज कैनाल, इट्स ओपनिंग प्रोवाइड अ डायरेक्ट रूट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। सर इसका खुलना इंडिया और ब्रिटेन का एक डायरेक्ट रूट मिल जाना था, यानी कि इसके थ्रू हम क्या करते थे, इंडिया और ब्रिटेन में डायरेक्ट ट्रेडिंग चलती थी, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर, ये आगे का, इसके आगे का कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। सर ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस वर नॉट यूज इन द इंडियाज ग्रोथ। सिंपल सी बात है सर, अगर आप इस चीज को समझो, जो भी ब्रिटिशर्स पैसा कमाते थे वो सारा का सारा इंडिया में खर्च करेंगे, इंडिया में डेवलपमेंट लाएंगे या अपनी होम कंट्री में, अपनी होम कंट्री में लेके आते थे। हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। फिर आता है यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या था सर, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, द ईयर 1921 नोन एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट इंडिया पॉपुलेशन बिगेन राइज कंसिस्टेंटली। समझ आई बात आपको, यानी कि सर इस 1921 के बाद, 1921 था जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में, यहां पे इस पॉइंट के बाद इंडिया की पॉपुलेशन शुरू हुई थी थोड़ी सी बढ़ना। इससे पहले तक क्या था हमारा, रुका हुआ था, ठीक है। इधर देखो जी सर, हाई बर्थ एंड डेथ रेट। सर बर्थ रेट भी यहां पे हाई थे और यहां पे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थे, बोथ एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा है थे। यहां पे 48% और ये 40%, यहां पे इंडिकेटिंग द पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल सही समझ आ रहा है सर यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत ही खराब थे, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास ना के बराबर थी, ठीक है, ईव के टाइम पे। लो लिटरेसी रेट, यानी कि जो साक्षरता का दर था वो भी क्या था हमारा, बहुत ही कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीने की जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी, 32 ईयर्स पहुंच चुकी थी, ठीक है। 32 साल तक अगर कोई जिंदा रह जाए तो अच्छी बात थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या थी, बहुत ही खराब थी। आगे देख रहे हैं सर, इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब पता है आपको, मोर्टेलिटी रेट का मतलब पता है आपको। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है, और ये नवजात शिशु के मरने का दर बता रहा है यहाँ पे। अलार्मिंग सिचुएशन थी सर क्या यहाँ पे, 218 पर 1000, यानी कि सिंपल सी बात सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा था, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखें एक बार हम। अब ऑक्यूपेशन में सबसे पहले क्या है सर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितनी वर्कफोर्स थी, 70 to 75% थी। सर इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे 10% थी। हाँ जी, आगे देखते हैं जी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में देखो ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेंट यहाँ पे कितने था, मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग थे, 10%, और यहाँ पे सर्विसेज में कितने थे, 15 to 20%। रीजनल वेरिएशन, यानी कि जब जगह बदलती है तो उसमें क्या वेरिएशन आता है। सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र सॉ स्लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, यानी कि जो ये स्टेट्स दिख रहे हैं आपको, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले, ये शिफ्ट किस में हो रहे थे, इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे थे। यानी कि पहले ही किस में होंगे, एग्रीकल्चर में होंगे, अब ये इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। वाइल अदर स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान सॉ इंक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। जो बाकी स्टेट्स हैं इनके अलावा लाइक पंजाब और राजस्थान, इनकी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ती जा रही थी, एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले नाम आता है सर रेलवे, ठीक है। सर एक लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक हमारे डेवलप करा था, हमारे लिए रेलवे डेवलप करा था। कहना थोड़ा सा गलत होगा कि हमारे लिए करा था, वैसे उन्होंने अपने लिए करा था, ठीक है।
अच्छा इधर देखो सर, यहाँ पे अगला इंफ्रास्ट्रक्चर आता है सर, रोड्स बिल्ट मैनी फॉर मोबिलाइजिंग देयर आर्मी फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, रोड्स बनाई गई क्यों, ताकि आर्मी आना जाना कर सके और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की गई, द एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सिंपल सी बात है सर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन लेके आएगा, लेकिन वो क्या था, एक्सपेंसिव था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सर, यहाँ पे डेवलपमेंट वाज नेवर इंटेंडेड फॉर द पब्लिक, यानी कि जो डेवलपमेंट थी वो पब्लिक के लिए नहीं थी, ब्रिटिशर्स की इच्छा नहीं थी कि पब्लिक के लिए डेवलपमेंट करी जाए, ठीक है। वेलफेयर बट सर्व टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बस वो एक्सप्लॉइट करने के लिए वो अपने लिए ज्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करे जा रहे थे। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे, ताकि उनको बेनिफिट मिले, ताकि वो ज्यादा अच्छी तरह हमें एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। बाद में तो हमारी काम आएगा। अच्छा आगे आता है सर यहाँ पे सिचुएशन, ये थोड़ा हम पहले बढ़ते थे, इसको थोड़ा मैंने लास्ट में डाला है सर। सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन क्या थी हमारी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी, ठीक है। इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हो गई थी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपग्रेडेशन नहीं था। एग्रीकल्चर डोमिनेंस सर, एग्रीकल्चर डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे थी, ठीक है सर। डोमिनेंस किसी भी सेक्टर का हो जाना आपकी डिपेंडेंसी दिखाता है। हमारे पास 3 अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये पता है आपको सर। अगर हम किसी भी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो गए तो मानो हमारे पास दूसरे अदर ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अगर ये सेक्टर नहीं चला तो फिर पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है सर कि एग्रीकल्चर, अगर आपकी डोमिनेंस, आपकी डिपेंडेंसी किसी भी एक सेक्टर पे टिक जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो सेक्टर नहीं चला तो फिर हमारी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो डोमिनेंस एग्रीकल्चर का था और यही, अच्छा एग्रीकल्चर का भी हाथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, हाँ है ना, लैंड्स का हाल बुरा चल रहे थे हमारे, ठीक है। फेमाइन आ चुका था, यानी कि सूखा आ चुका था। आगे सर, ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक ग्रोथ का मतलब क्या समझते हो आप, बहुत ही स्लो ग्रोथ, ठीक है। स्लो ग्रोथ किसकी थी बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि इंपोर्टिंग क्या हो रही थी यहाँ पे, कैपिटल गुड्स की हो रही थी, मशीन्स वगैरह, मानो आप मशीन्स। देखो मशीन्स आएंगी तो जो सामान हमारा हाथ से बनता था मशीन से बनेगा, मशीन से ज्यादा सामान बनेगा, है ना। जब मशीन से ज्यादा सामान बनेगा तो सस्ता भी तो बनेगा, है ना। बल्क प्रोडक्शन होगी, बल्क प्रोडक्शन हमेशा आपको चीप रेट्स में मिलेगी, बात समझ आएगी आपको, सिंपल सी बात है सर। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो हमारे शहरी इलाके थे वो बहुत कम से कम थे, ठीक है, बात समझ आएगी आपको। यहाँ लिखा है दे वर वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ अर्बन ड्यू टू लेस अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया। सर अर्बन एरियाज में लेस अपॉर्चुनिटीज थी, इसलिए बहुत ही कम अर्बन एरिया आपको देखने को मिलते थे। मैंने पहले ही बताया सर आपको, रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है। रूरल एरिया का मतलब क्या होता है, जिसको हम आजकल हम गांव कहते हैं। सर गांव को हम गांव क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ इनकम कहां से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया अर्बन एरिया कब बनता है, जब उसकी मेजॉरिटी ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से नहीं, सेकेंडरी या फिर टर्शरी से आए, ठीक है, उसको बोला जाता है अर्बन एरिया, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज कम थी, इसलिए अर्बन एरिया की हमारे पास कमी थी, ठीक है सर। मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नोन एज, ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, JM केनियस थ्योरी, ठीक है। इकोनॉमीज कंटेन द बोथ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बात समझ आएगी आपको। अच्छा एक चीज और आपको पता ही होगा कि CUT में इंडियन इकोनॉमी आ चुकी है, ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है जी आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे जो नाम आपके आगे आएंगे बीच बीच में, इसको आपको याद करना है, ठीक है। आगे सर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो किस पे हो गई थी, सिर्फ इंपोर्ट्स में हो गई थी, कि ब्रिटिशर्स बना बनाया माल भेजेंगे तो ही हमारा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। आगे आ रहा है सर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्या हुआ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ सर एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसी हुई, यहां पे देखो सिंपल सी बात सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिला। एक्सपेंशन कैसे देखने को मिला, अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं सर, कैश क्रॉप्स, ये पता आपको, अभी बताया था हमने। कैश क्रॉप्स का मतलब सर वो फसल हमें उगानी चाहिए जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये बस एक्सपेंशन देखने को मिला, ये हमारे लिए ग्रोथ आप कह सकते हो जो ब्रिटिशर्स हमें देखे गए। दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर, पता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, रोड्स वगैरह, कम्युनिकेशन हमें किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया। दूसरा सर फेमाइन कंट्रोल, रोड्स एंड रेलवेज एक्टेड एज अ चेक ऑन फेमाइन, यानी कि सर आप अगर आप ट्रैवल कर सकते हो ना,
तो ट्रैवल के साथ साथ आप दूसरे एरिया की कंडीशन भी पता लगा सकते हो, और उस एरिया में जहां दिक्कत हो वहां पे आप फूड सप्लाई, हाँ जी, कर सकते हो। बात समझ आएगी आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ पे मान लो तमिलनाडु है, ठीक है, दिल्ली में बैठे हैं, तमिलनाडु है, और हमारे पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जाने का, सिर्फ रोड है, वाया रोड। हमारे पास रेलवे नहीं है मान लो, और हमारे पास एयरप्लेन भी नहीं है, एयरपोर्ट्स भी नहीं है। तो मुझे बताओ दिल्ली से तमिलनाडु जाने में टाइम लगेगा, हाँ है ना? तो मुझे बताओ सर, दिल्ली से तमिलनाडु जाने का टाइम लगेगा, और मान लो तमिलनाडु की हालत खराब है, हमें वहां पे सप्लाई भेजने में भी टाइम लगेगा, हाँ है ना? तो जो रोड्स और रेलवेज, इन्होंने बहुत एक अच्छा रोल प्ले करा। अगर किसी भी स्टेट्स की हालत बहुत खराब है तो वहां पे फूड सप्लाई आराम से पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपको पता ही है, हाँ है ना? बात समझ आई आपको? पहले से और अच्छा हो गया, ब्रिटिश से फिर भी हमारे पास लाइंस कम थी, अब यहाँ पे ट्रैक्स और ज्यादा हो चुके हैं। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हुई तो बताओ। अच्छा सर, मॉनेटरी सिस्टम क्या हुआ यहाँ पे है? ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी शिफ्ट फ्रॉम अ बार्टर सिस्टम टू द मॉनेटरी सिस्टम, मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम। सर ये मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। बात समझ आएगी आपको? यानी कि इससे पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, बार्टर सिस्टम के साथ साथ अगर आपको याद है, थोड़ा सा मैंने बताया भी था मनी एंड बैंकिंग में, कि सर उस टाइम पे अशरफिया चलती थी, राजा महाराजा के टाइम में भी क्या चलता था? सोने के सिक्के चलते थे, अशरफिया चलती थी। तो अशरफी वाला सिस्टम खत्म करके मेटल वाले सिक्के भी कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, ठीक है? तो ये मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम हमें किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया। ये हमारे लिए आज बेनिफिशियल। आप देखो, हम आज भी नोट्स यूज कर रहे हैं या फिर वो यूज कर रहे हैं, सोने के सिक्के यूज कर रहे हैं, नोट्स यूज कर रहे हैं। समझ आ रही कहानी आपको? तो ये आज भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिक्के कम है, सिक्के कम है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलो आप, एमसीडीज होती है यहाँ पे, दिल्ली में एमसीडी है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है? एक एमसीडी हो गया आपका, एक एसडीएम ऑफिस हो गया, ठीक है? ये अलग अलग तरह के जो दफ्तर वाले काम है ना, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ठीक है? जैसे मान लो अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है तो फिर सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको कोई ओबीसी एससी सर्टिफिकेट बनवाना है, फिर आपको एक सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो सर ये सारा काम कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो ये काम हमें किसने दिया? ये लेकर कौन आया? एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वर्क ये भी कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए, ठीक है? बात समझ आएगी आपको? यहाँ पे लिखा है जी, पर आप पढ़ लेना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर इंडियन पॉलिटिकल पोस्ट इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बात है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज भी हमें कोई काम करवाना हो तो हमें सरकारी दफ्तर जाना पड़ेगा, कोई भी छोटा मोटा काम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लाइसेंस बनवाना है तो सर लाइसेंस के लिए आपको अथॉरिटी जाना पड़ेगा, हाँ है ना? तो अथॉरिटी क्या है? एक अथॉरिटी क्या है आपकी? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है आपका, ठीक है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। सिंपल सी बात है सर। कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता था, एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स। और हमारे यहाँ पे मार्केट किस चीज की बन चुकी थी? ब्रिटिश गुड्स की मार्केट बन चुकी थी, ठीक है? और जिसकी वजह से क्या होता था? मैसिव ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, आपको पता ही है। सारा पैसा कौन कमाएगा? ब्रिटिश कमाएंगे, और वो कमा के कहाँ ले जाएंगे? इसको अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे, ठीक है? अपनी कंट्री में ले जाएंगे। अगला है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या था? जमींदारी सिस्टम क्रिएट किया गया था, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लगान। यानी कि इसको दिखाया कैसे गया? इस सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में जहां पे जमींदारी सिस्टम आया, यहाँ पे हाई लगान यानी कि ज्यादा टैक्स लिया जाता था, ठीक है? और एक क्रुएलिटी थी किसके लिए? कल्टीवेटर्स के लिए, ठीक है? जो लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है? जो एक्चुअल फार्मर्स हैं। आगे देखो, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी हमने पहले से पढ़ लिया जी। हमारी इकोनॉमी जो थी स्टैग्नेंट हो चुकी थी, रुक चुकी थी और पिछड़ी बनती जा रही थी। डिप्लीटेड का मतलब डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II इंडियन इंडस्ट्रीज वर फोर्स्ड टू वर्क बियॉन्ड कैपेसिटी। यानी कि वर्ल्ड वॉर II के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी कैपेसिटी से परे जाके क्या करें? काम करें, विदाउट अरेंजमेंट टू रिप्लेस डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरीज। सर जो डेप्रिशिएटेड यानी कि पुराने एसेट्स और मशीनरीज थी उस पर ही काम करना पड़ता था, ठीक है? इंप्यूटेड का मतलब होता है सर यहाँ पे कट ऑफ। हमारी इकोनॉमी क्या हो चुकी थी? कट ऑफ हो चुकी थी। यानी एक तरह से हमारे पास
कमी आ चुकी थी किस चीज की, पार्टीशन के बाद हमारी कंट्री में एक डिस्ट्रप्टेड इकोनॉमी हो चुकी थी ज्योग्राफिकली, क्रिएटिंग अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर हमारे पास किस चीज की कमी आ चुकी थी, रॉ मटेरियल की कमी आ चुकी थी, ठीक है, फॉर जूट एंड कॉटन माइल्स लीडिंग टू द मैसिव रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम। इसको रहने दोगे, अगर इग्नोर कर दोगे चल जाएगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिस्टोर ऑफ वेल्थ, सॉरी रिस्टोर ऑफ हेल्थ, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है। आगे सर ये लास्ट है आपका, ये वैसे मैंने करा दिया है आपको शॉर्ट में, एक बार छोटी छोटी टर्म्स के डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है और कुछ नहीं है जी, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि एक सिस्टम बनाया गया इसमें पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन में, जहां पे रूलिंग कंट्री डिटरमाइन क्या करती है, सारी पॉलिसीज को बनाती है। अब रूलिंग कंट्री कौन थी यहाँ पे, ब्रिटिश थी। तो ब्रिटिश पॉलिसी यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन बनाने के लिए क्या करती थी, पॉलिसीज बनाती थी, ठीक है, और हमें मानना पड़ता था, सिंपल सी बात है सर। अच्छा आगे सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपको पता है सर कि ऐसा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो क्या कर सकता है, मार्केट में सेल होगा रादर देन सेल्फ कंजम्पशन, जो चीज मार्केट में बिक सकती है सिर्फ उसी को बनाना। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स, ठीक है, यानी कि सर एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो फर्दर मशीन्स को बनाती है, ठीक है, बात समझ आई आपको। तो ऐसी इंडस्ट्रीज की कमी थी हमारे पास, ओके। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर आपको पता है सर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन का मतलब है सर कि लोग किस किस सेक्टर्स में काम कर रहे थे, बात समझ आएगी आपको। ये सिंपल शॉर्ट रिवीजन दीजिए एक बार की, उसमें कुछ पूछना तो पूछ लो।